अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और इसके अंदर ही कोलिजन है और इम्पल्स मोमेंटम वगैरह की टर्म्स आएंगी जो मैं आपको समझाऊंगा। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता क्या है। अब अगर एक हम देखें कि मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर जैसे काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं और वो एक साथ मूव कर रहे हैं या उनका मोशन है कुछ, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि उन सारे पार्टिकल्स को अलग अलग एनालाइज करने की जगह, या एक सपोज करो कुछ भी एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है, तो गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं हर एक। अब उनके ऊपर उस कंटेनर पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो अब किस पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे वो हमारे लिए मतलब पता करना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि एक उस पूरे कंटेनर का एक सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सारी फोर्सेस लग रही होती हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो भी फोर्सेस होती हैं, सारी फोर्सेस उस सेंटर ऑफ मास पे लग रही होती हैं। जैसे मैं खुद हूँ, मेरी बॉडी है, इसका कुछ मास है, आप खुद हैं, आपकी बॉडी होगी, तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास है। हमने एक मतलब टर्म डिफाइन कर दी, पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी एक सेंटर ऑफ मास होगा और जो सारा हमारा वेट की फोर्सेस और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है जो हमारे ऊपर लगती है वो सारी उस सेंटर ऑफ मास से पास करती है। तो एक तरह से हमने क्या करा, कोई भी बड़ी बॉडी है उसके लिए एक पॉइंट डिफाइन कर दिया, मतलब एक पॉइंट है जिसके थ्रू सेंटर ऑफ मास होगा उसके थ्रू सारी फोर्सेस जाएंगी। ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है ये एक्चुअली हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है। बहुत ही ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास में एक्चुअली होगा क्या। लेट अस से कि दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2। ठीक है। अब ये कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं, जो इनका टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि d है। लेट अस से कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये d है। ठीक है। अब इन पार्टिकल्स का कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। ये सेंटर ऑफ मास मान लिया हमने यहाँ पर है r1 डिस्टेंस से m1 से और r2 डिस्टेंस से m2 से। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा ये डिपेंड करेगा मास के ऊपर। और ये एक्चुअली कैसे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एनी पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। इसका क्या मतलब है, ये जो हमने दिखाया r जो डिस्टेंस है जैसे r1 होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी उतना ज्यादा, अगर यहाँ पे हम मास की वैल्यू बढ़ाते हैं तो r की वैल्यू कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, तो जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी उतना कम उससे दूर होगा। जैसे अगर इन दोनों पार्टिकल्स में से ये बहुत भारी है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास उस साइड रहेगा जहां ज्यादा भार है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम जैसे r2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 करा और सिमिलरली r1 के भी लिए लिखा और डिवाइड कर दे दोनों को, तो क्या आएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 दैट। और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। ठीक है। अब कई क्वेश्चंस में जैसे हमको r1 और r2 की वैल्यू नहीं पता और r1 और r2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक और कंडीशन यूज करते हैं इधर कि हमको टोटल डिस्टेंस इनके बीच में पता है, तो क्या है r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू d। ठीक है। तो इधर हमने क्या करा कि यहां से r2 की वैल्यू निकालकर r2 इज इक्वल्स टू m1 r1 अपॉन m2 यहां पे डाल दी, तो क्या हुआ r1 कॉमन गया, तो r1 की वैल्यू क्या आई उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो इसका मतलब वही हुआ कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या मतलब जो r1 है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस मास। तो एक तरह से इसका मतलब यही होता है, क्योंकि ये जो r1 आएगा इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा दूसरे वाले मास से। ठीक है। डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये आपका रिलेशन आया, ये आप रिलेशन याद रखेंगे जो आपके काफी काम आएगा ये। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने दो पार्टिकल्स की बात करी, अब हम बात करेंगे काफी सारे अगर पार्टिकल्स हो तो उस केस के अंदर क्या होता है। लेट अस से कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं, एक mi एक पार्टिकल ले लिया कोई भी, तो इस बॉडी का हमने एज्यूम कर लिया कि सेंटर ऑफ मास कितना है यहाँ पर है और उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये हमने कोई भी एक एक्सिस डिफाइन कर दी, तो इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा r cm, ये वेक्टर साइन के साथ, और इस mi का डिस्टेंस है ri।
तो अब हमको क्या निकालना है, आर सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो हम उसको क्या कैसे करेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस ये अप टिल mn rn डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका हम एक तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो टोटल मास है इसको हम इधर ले जाएं या इसको हम इधर ही रहने दें, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि m1 r1 टोटल प्लस m2 r2, जितने भी ये जो टर्म होती है एक्चुअली m1 r1 जो आपकी टर्म आती है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास। दिस टर्म m1 r1 इट इज कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास। तो इन सारे फर्स्ट मोमेंट्स का सम विल बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जो सेंटर ऑफ मास का आ रही है। तो एक तरह से यही हुआ, ये पूरा सिस्टम का सम है। दिस मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू द टोटल फर्स्ट मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक तरह से हमने जब इसको करा तो ये समेशन का साइन आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे mi ri डाल दिया, इसको शॉर्ट करने के लिए हम डालते हैं, सिमिलरली यहाँ पे डाल दिया। ये तो आपका आ गया r वेक्टर्स के टर्म में। अगर हमको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स की टर्म में देना है, r जो आपका आता है ये वैसे वेक्टर होता है, तो अगर आप x, y और z में देंगे तो उधर मतलब जैसे अगर आपको यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ये आपका x सेंटर ऑफ मास है और ये कितना है, ये y सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, m1 x1 mi ये नीचे यहाँ पर आएगा xi, तो m1 x1 प्लस m2 x2, मतलब यहाँ पर r की जगह आप यहाँ पर सीधा x डाल देंगे अगर आपको यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास निकालना है। सिमिलरली y के अंदर आप ये करेंगे और सिमिलरली z के अंदर भी आप यही करेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट करा ये एक्चुअली में क्या था, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जैसे मेरी बॉडी है खुद की, इसके अंदर आप पार्टिकल्स लोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसी इरेगुलर बॉडीज का निकालने के लिए जो कंटिन्यूस बॉडीज हैं, जैसे मेरी कंटिन्यूस बॉडी है, इसके अंदर आप पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते, फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते। तो उसकी वो बॉडीज कौन सी होंगी, वो होंगी कॉन्टिन्यूस बॉडी, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर क्या होता है, rather than using this formula what we do is that the x center of mass अगर हम कैलकुलेट करते हैं it comes out to be x dm integration upon dm। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेनली जो इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेस पर बनेंगे। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से अभी तक आ जानी चाहिए। इंटीग्रेशन का यूज़ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होगा, तो इट्स एडवाइजेबल कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इंटीग्रेशन के अपने कंसेप्ट थोड़े क्लियर कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से यूज़ होता है और जिसका कंसेप्ट इंटीग्रेशन में क्लियर होगा वो ये चैप्टर भी बहुत आराम से कर पाएगा, बहुत ईजिली समझ पाएगा। तो ये तो एक्स वाला हुआ। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, विच विल बी इक्वल टू वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। ये मैं अब आपको इसके बाद एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करेंगे ये सब चीज़ें आप इंटीग्रल यूज़ करके।